आज हमारे साथ जो नेता हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी। नमस्कार सर। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में 2025 महाकुंभ को लेकर उसे दिव्य और भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। आपका प्रयागराज से पुराना नाता रहा है, वहीं पर रहकर आपने पढ़ाई की, तैयारी की और अब एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर जो तमाम व्यवस्था इंतजाम है वो सब करने का आपको अवसर मिला है। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ रह चुके हैं, जो पौराणिक महत्व है कुंभ का वो क्या है सर? जी, मैं तो प्रयागराज का बहुत ही ऋणी हूँ, प्रयाग की धरती का बहुत ऋणी हूँ। तीर्थराज उन्हें कहा जाता है। और मैं कल प्रयाग में था, तो वहाँ भी मैंने कहा, आज आपके समक्ष भी ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ वो प्रयाग आने के बाद अच्छा हुआ। और मेरे ही जीवन में नहीं, मेरे परिवारजनों के जीवन में भी बहुत ही प्रगति हुई, बहुत ही उत्थान हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रयागराज के धरती के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तीर्थयाज के बारे में आपने पूछा पौराणिक महत्व क्या है, तो मैं थोड़ा और बहुत पीछे आपको ले चलना चाहूँगा। देखिए, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की एक बहुत प्रसिद्ध कथा कही गई है। और ये भी कहा गया है कि समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्नों में से एक अमृत का कलश मिला, वो भी एक रत्न था, वो भी एक। तो उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए देवों और दानवों में युद्ध हुआ। देव और दानवों में जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को उस कलश की सुरक्षा का जिम्मा दिया। और उस देव दानुज के झगड़े में कलश की कुछ बूंदें, अमृत की कुछ बूंदें देश में, हमारे अपने देश में 4 स्थानों पे पड़ी, जिसमें नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग। और उसी के अनुरूप प्रयाग की महिमा उन दिनों से है, आज से नहीं है, आदिकाल से है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब से है। दूसरा प्रमाण ये मिलता है, ये भी कहा जाता है कि वहाँ जो सृष्टि की रचना करने के पहले भगवान ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ किया था, पूजा किया था, ईश्वर से आशीर्वाद मांगा था कि हम रचना करने जा रहे हैं। तीसरा एक दृष्टांत मिलता है कि महाराज युधिष्ठिर, बहुत रेसेंट इसको तो कहेंगे, महाराज युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ दशाश्वमेध घाट यज्ञ किया था। तो ये सब हमारे प्रत्यक्ष उसके उदाहरण हैं। प्रयाग के बारे में हमारे ऋग्वेद में भी उल्लेख है, अथर्ववेद में भी उल्लेख है। और ऐसा कहा गया है, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुन संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव आदित्यादि मरुद्गण। कि जब माघ मास आता है तो गंगा यमुना के संगम पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव के साथ आदित्यादि मरुद्गण, आदित्य मतलब भगवान सूर्य, सभी मरुद्गण जितने भी देव देवता हैं वो सब वहाँ आते हैं। ये हमारे संस्कृत के जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, उसमें इन बातों का उल्लेख है। अगर उसके बाद की हम बात करें तो प्रयाग का असर कितना होता है वो मैंने प्रत्यक्ष तो देखा ही है, जैसा मैंने कहा। लेकिन रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख है कि भगवान राम जब वन गमन कर रहे थे तो वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम पे गए, जो संगम के किनारे है, त्रिवेणी के किनारे है। और वहाँ से उन्होंने संगम का दर्शन किया, तीर्थराज का दर्शन किया। और उस दृश्य को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात को कहा है, को कही सकई प्रयाग प्रभाव। ये बहुत पॉपुलर चौपाई है प्रयाग के बारे में। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मेघराऊ, अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो अर्थ तो बहुत सामान्य है, इसका अर्थ आप सभी समझ ही जाएंगे कि प्रयाग की महिमा का वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान राम ने प्रत्यक्ष उनके दर्शन किए थे। और ऐसा भी उसी रामचरितमानस में ऐसा भी कि ये तो चौपाइयाँ जाते समय की हैं कि सुख सागर रघुबर सुख पावा,
जो स्वयं सुख के सागर हैं भगवान रघुवीर, उनको भी आनंद हुआ प्रयाग को देख करके। लेकिन लौटते समय की, जब लंका विजय करके जब लौट रहे थे, तो भी एक दृष्टांत आता है कि माँ सीता को उन्होंने पुष्पक विमान से प्रयाग को दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि ये तीर्थराज प्रयाग है, और उसकी महिमा का ज़्यादा वर्णन उन्होंने दिखाया। तो पहले भी था, साथ में ही गए थे, साथ में ही वापस आए, लेकिन वापसी के समय की जो चौपाइयाँ हैं वो और भी अच्छी हैं, और उसमें कहा गया है कि माघ मकर गति रवि जब होई। जब माघ के महीने में रवि मतलब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवहीं सब कोई। सभी लोग इस तीर्थराज पे, तीर्थपति पे आ जाते हैं। और देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, ये कहा गया है। देव भी, धनुज भी मतलब दानव भी वहाँ आते हैं स्नान करने। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी मतलब हर प्रकार के मनुष्य, स्त्री पुरुष, राजा रंक, सभी वहाँ, बुजुर्ग नौजवान, किन्नर नर श्रेणी लिखने का मतलब यही है कि सभी प्रकार के लोग वहाँ आते हैं। सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, ऐसा सभी लोग आकर के बड़े आदर के साथ वहाँ स्नान करते हैं। मज्जही मतलब स्नान करना। तो इस प्रकार इसका बहुत पौराणिक महत्व है जी। जो एक और जगह मैंने पढ़ा है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग का दृष्टांत अपने देश में उनके आने का हम लोगों ने इतिहास में कई जगह पढ़ा है। उन्होंने भी लिखा है कि कुंभ के आयोजन के निशानियां जो हैं वो सम्राट हर्षवर्धन के समय से 600 ईस्वी के समय से यहाँ दिखती हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती है अनंत काल की, लेकिन 600 ईस्वी का ह्वेनसांग का दृष्टांत तो मिलता है। तो बहुत ही दिव्य ये तीर्थ है, बहुत ही माँ गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम, हर प्रकार की पापों को नष्ट करने वाला है, हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। सर 2025 का जो महाकुंभ है जाहिर तौर पर कई मायनों में अलग होने वाला है पिछले कई जो महाकुंभ रहे हैं, और इस बार एक खास तरीके की AI टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। तमाम जगहों पर AI टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो किया जाएगा। इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी है सर? देखिए, मैं इस बात का जवाब तो दूंगा, लेकिन इस बात का जवाब देने के पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा। वो ये है कि भारत के बारे में फिर से मैं थोड़ा पौराणिक बात करना चाहूँगा। और आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तड़पते थे, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। कुंभ की जो शुरुआत थी, या कुंभ का जो भी लिखित अलिखित इतिहास है, वो ऐसे समय से शुरू हुआ है जब भारत पूरी दुनिया का एक सिरमौर भूभाग था, सिरमौर देश था। उन्हीं दिनों का हम सभी मानते हैं कि एक समय, वो समय ऐसा था कि जब भारत की GDP दुनिया की GDP की लगभग 1/4 हुआ करती थी। उस समय बहुत पीछे की अगर ये बातें हैं, और ऐसे समय में कुंभ की शुरुआत हुई होगी, कुंभ का मेला का शुरुआत हुआ होगा। आज का भारत जो है, बीच की दुर्दशाओं को झेलने के बाद, हमने मुगल शासन की दुर्दशा झेली, अंग्रेजी शासन की दुर्दशा झेली, और अपने देश में स्वतंत्रता के बाद जो सुशासन नहीं चल पाया वो दुर्दशा भी हमारे देश ने झेली। लेकिन उसके बाद का आज का जो भारत है वो फिर से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो हमें दुनिया को न सिर्फ भारत की विरासत का दर्शन कराना है, न सिर्फ भारत की इतनी विराट संस्कृति का दर्शन कराना है कि जहाँ 45 करोड़ 40 करोड़ लोग एक ही सूत्र में बंध करके, एक ही श्रद्धा के, एक ही भाव में बंध करके, एक ही विश्वास की एक धागे से बंध करके, जहाँ 45 करोड़ लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर के
जल में, जलराशि में डुबकी लगाते हैं, श्रद्धा से भगवान को की पूजा करते हैं, तीर्थराज की पूजा करते हैं, जहाँ ये हमारी विरासत है, वहीं हमें इस बात का भी दर्शन कराना है कि आज का जो भारत है वो दुनिया का सबसे विकसित देश बन रहा है। एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हमारी जनता है, हमारे नौजवान हैं, हमारे आईटी का मैन पावर है, हमारे ही लोग, हमारा ही भाई और हमारे ही बहन जो हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड और अनेक देशों में जा कर के वहाँ की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की जो कंपनियाँ हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी ने अपने आप ऑफिस में जो एआई और टेक्नोलॉजी देखने वाले जिस व्यक्ति की नियुक्ति की वो भारतीय है। तो हमारा ये भी एक स्वरूप है, उसे भी दुनिया के समक्ष दिखाने का हमारे लिए मौका है। और हम लोग इसी हिसाब से जहाँ एक तरफ अपनी विरासत को, अपने संस्कृति को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भव्य भारत की, आधुनिक भारत की, एआई से लैस भारत की, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि एआई बनाने वाले भारत की का भी हम दर्शन कराना चाहेंगे दुनिया को। सर, पिछली बार जब महाकुंभ हुआ था तो यूपीए की सरकार थी, लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार है। क्या उसका जो असर है इस बार के महाकुंभ में 2025 में दिखाई देगा? बहुत सारा फर्क दिखाई देगा आपको लगेगा, जनता को लगेगा कि मैं राजनीतिक बातें कर रहा हूँ महाकुंभ की आड़ में, लेकिन कुछ सत्य बातें तो कहनी आवश्यक है। वो ये है कि जैसा मैंने बताया कि 1980 से मैं प्रयाग से जुड़ा हुआ हूँ। पहली बार 1980 में मैं प्रयाग की धरती, पावन धरती पर ग्रेजुएशन करने प्रयाग विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर के आया। और उसके बाद जितने भी अर्धकुंभ हुए या महाकुंभ हुए, उन सब से मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूँ। विशेष रूप से 1980 से 88 तक मेरे ख्याल से 1 या 2 ऐसे अर्धकुंभ के और माघ मेले मुझे याद है कि गांव से हमारी माता जी और घर के लोग आते थे, उनको ले कर के संगम में हम लोग जाते थे, स्नान करवाते थे। वो न खो जाएं, हम स्वयं न खो जाएं, इसकी चिंता करते थे। उन दिनों का भी हमने कुंभ का दृश्य देखा हुआ है। शायद वो 1983 का अर्धकुंभ रहा होगा। उसके बाद 89 का मैं नहीं देख पाया, 89 में मैं बाहर चला गया, गुजरात चला गया। लेकिन उसके बाद का 2013 का कुंभ हमने स्वयं देखा था। 2013 में हम गुजरात से महाकुंभ था तो आया था, यूपीए की सरकार थी उन दिनों। फिर 2019 के कुंभ में भी मैं आया था डुबकी लगाने। तो पहली बात तो 13 और 19 का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद 13, 19 और 2025 का फ़र्क मैं बाद में बताऊँगा। 2013 में देखिए, कुंभ तो जैसा मैंने बताया कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से, वेनसांग ने जो लिखा है उस समय से, शायद उसके भी पहले से, अर्वाचीन जिसको कहते हैं, प्राचीन जिसको कहते हैं, उस समय से कुंभ हो रहा है। कुंभ में लोग गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में आते थे, डुबकी लगाते थे, चले जाते थे। और ये भी है कि जो भारत का जो जनमानस रहा है वो नदियों में स्नान करने जाता था। पहले हम लोग भी वैसे ही जाते थे, पुरुष हो या स्त्री, बहुत कुछ उम्मीद नहीं करता था। गंगा जी से अपनी माँ, जो भी उम्मीद करता था वो माँ गंगा से कहता था, जो भी कहता था, कहना होता था, माँ जमुना से कहता था कि माँ मेरा उद्धार कर दो, माँ मेरा कल्याण कर दो। प्रशासन से उसकी अपेक्षाएं बहुत कम होती थी। चल के भी, पुराने ज़माने में तो लोग चल के आते रहे होंगे, बाद में ट्रैक्टर ट्राली से आने लगे होंगे, बाद में बस भर के आने लगे होंगे, अब अपने अपनी कार से आने लगे हैं। 2013 में मुझे याद है कि एक तो बहुत ही दुखद और अप्रिय घटना हो गई थी। एक एक्सीडेंट हो गया था रेलवे का, जिसमें बताते हैं कि 50-55 लोग मर गए थे। यूपीए और यहाँ भी उन्हीं लोगों की सरकार थी, लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं। दुर्घटना होती है, उसमें कमेंट करना उचित नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ मंत्री बनने के बाद जब हमने सारी बातें देखी तो मुझे देखने में आया कि 2013 में राज्य सरकार ने अपने खजाने से कुंभ के आयोजन में 1 नया पैसा भी खर्च नहीं किया था। मैंने देखा तो मुझे पता चला
कि कुंभ का कुल खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपया उन दिनों हुआ था और उसमें से लगभग 1100 करोड़ रुपया भारत सरकार से आया था, बल्कि राज्य सरकार ने उसमें से बचत कर लिया। अब ये भी मुझे पता चला है कि इसका बहुत सारा ऑडिट का इशू भी बना बीच में कि राज्य सरकार ने अपना तो हिस्सा लगाया ही नहीं, भारत सरकार का ही हिस्सा लेकर के पूरे कुंभ को निपटा दिया। तो ये एक बड़ा विषय ऑडिट का भी बना है, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन राज्य सरकार को 2013 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ थी, कुंभ का क भी उनको नहीं आता था, उनके जो मंत्री या उनके मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कोई भी व्यवस्था किया नहीं। भारत सरकार से जो पैसा आया उसमें भी बचत कर लिया, उसको भी अपनी तिजोरी में डाल लिया। उसके बाद 2019 का कुंभ आया। 2013 वाला महाकुंभ था जो 25 में होने जा रहा, 12 साल में जो आता है। 19 में भी मैं यहाँ प्रत्यक्ष आया था। 13 और 19 की स्मृतियाँ, उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि 2025 में जो कुंभ होगा, मुझे प्रयाग तीर्थराज की कृपा से मैं उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। 19 में आमूल चूल परिवर्तन मुझे भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में एकदम दृश्य जो है वो 13 और 19 के बीच में फ़र्क जो है स्पष्ट दिखता था। जो सड़कों की मरम्मत हुई थी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था, आधारभूत संरचना का जो काम हुआ था, बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ था, संगम तट पर शौचालय बनाने का जो काम हुआ था, जो सफाई थी संगम तट पे, आप में से कई लोग शायद देखे भी होंगे, गए भी होंगे। 19 का जो अर्धकुंभ था बहुत ही उससे बेहतर हुआ था 2013 की अपेक्षा, और उसे और बेहतर करते हुए 2025 में माननीय मोदी जी के ही नेतृत्व में, माननीय योगी जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग और भी उस अनुभव को और भी बेहतर, और भी दिव्य, और भी भव्य बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी मिजाज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ उदाहरण दूं आपको कि कैसे पिछले कुंभ से ये कुंभ कैसे अलग होगा, उसके कुछ कंक्रीट उदाहरण मैं दूं तो पिछला जो 19 का, 13 की तो कोई गणना मैं करता ही नहीं, क्योंकि 13 का कुंभ जैसा मैंने कहा बस नदी थी, लोगों को आना था, लोगों को नहाना था, नहाए और चले गए, इस तरह का कुंभ मैंने स्वयं देखा हुआ है 2013 का कुंभ। तो 2013 से तुलना करना बिल्कुल ही समय की बर्बादी होगी। 19 का कुंभ अच्छा कुंभ था, लेकिन उससे बेहतर हम कैसे कर रहे हैं उसके कुछ उदाहरण मैं दूंगा। जिसे वो जो कुंभ था अर्ध कुंभ था, तो उन दिनों ऐसा अनुमान है कि 20 से 25 करोड़ लोग आए थे। इस बार हम 45 करोड़ लोगों का अनुमान लगा करके चल रहे हैं। 45 करोड़ लोगों की हमारी उम्मीद है कि वहाँ यहाँ आएंगे। 45 करोड़ का मतलब ये होता है कि अपने देश की 1/3 आबादी, आज मैंने ट्वीट करके ये बात लिखी है कि हम जिस बात की व्यवस्था करने के लिए हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी आई है वो आसान सामान्य काम नहीं है। देश की 1/3 आबादी 15 दिन महीने के लिए पूरे प्रयाग के भूभाग पर होगी। तो एक तो बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि पिछले कुंभ के 13 से तो बहुत कई गुना ये बढ़ोतरी हो गई। उसी के अनुरूप, उसी के मद्देनज़र इस बार का जो तीर्थ क्षेत्र है, कुंभ का क्षेत्र है, कुंभ मेले का, वो 3200 हेक्टेयर में हुआ करता था। इस बार हम लोगों ने उसको बढ़ा करके 4000 हेक्टेयर में किया है। हमारी जो पार्किंग की जगहें होती थी वो 19 के कुंभ में 1200 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्थाएं होती थी। इस बार उसको 1.5 करते हुए हम लोगों ने लगभग पूरा गंगा नदी का जो तट है वो कच्चा हुआ करता था। इस बार पहली बार 1000 सालों की, 1000 वर्षों की कुंभ की परंपरा में ये पहली बार हुआ है कि घाटों का निर्माण हुआ है। पहली बार ये हो रहा है कि उस पर पूरा रिवर फ्रंट जैसा, आपको कई किलोमीटर तक रिवर फ्रंट जैसा आप गाड़ी लेकर के आप उसको ड्राइव करके गंगा के किनारे जा सकते हैं। और एक तरफ ही नहीं, इस पार भी और उस पार भी, जिसको अरेल विस्तार हम लोग कहते हैं, उस पार भी एक पूरा रिवर फ्रंट बन करके आप कई किलोमीटर तक अपनी 4 पहिए गाड़ी में बैठ करके जा सकते हैं। तो ये सब विकास जो है, ये सब डेवलपमेंट जो है वो पहली बार महाकुंभ के आयोजन में हुआ है।
उसके साथ एक और बहुत बड़ा जो फर्क दिखाने वाला जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि तीर्थराज जो 3 नदियों का जो संगम क्षेत्र है वहाँ पर जो घाट बनाने का, रिवर फ्रंट बनाने का काम तो हुआ ही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के जो अन्य तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ प्रयाग की ऐसी भूमि है कि वहाँ कण कण एक तीर्थ है, अपने आप में एक पुण्य भूमि है। जैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम, श्रृंगवेरपुर जो है निषाद राज की जो जगह है जहाँ भगवान राम और निषाद का प्रसिद्ध संवाद हुआ है, जिसको हम लोग बचपन में अपनी किताबों में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा। जो प्रभुपार अवश्य गा चाहूँ मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, ये कहने वाले निषाद राज की जो जगह है, इतने वर्षों में हमारा नागवासुकी भगवान का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोमेश्वर महादेव की अभी जब आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने चर्चा किया था। ऐसे अनेक वहाँ पौराणिक भगवान माधव का वहाँ मंदिर है, ऐसे अनेक पौराणिक मंदिर हैं जिनके विकास में किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार हो रहा है कि हम तीर्थराज संगम पर भव्य और दिव्य काम करने के साथ साथ जो हमारे पेरिफेरी में अन्य जो हमारे पौराणिक और प्राचीन धरोहरें हैं, जो मंदिर हैं, पुण्य जो हमारे स्थान हैं, उनको भी विकसित करने का। आपको बता दूं कि लेटे हनुमान जी जो संगम पे हैं, वहाँ हम सभी जा कर के विद्यार्थी जीवन में विशेष रूप से, उसके बाद भी हम जाते रहे हैं, वहाँ जा कर के उनके चरणों में हम शीश नवाते, लेकिन बड़ा ही छोटा सा, बड़ी अजीब सी जगह हुआ करती थी। आज आप जाकर देखिए, वहाँ एक बड़ा सा कॉरिडोर बन रहा है। अक्षय वट का जो वहाँ दिव्य अक्षय वट है, उसका एक कॉरिडोर बन रहा है। नागवासुकी भगवान के मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हुआ है। ऐसे तमाम मंदिर हैं। सर, महाकुंभ में AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे उसे और ज़्यादा भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है? देखिए, जहाँ 45 करोड़ लोग एक स्थान पे इकट्ठे होने वाले हैं, वहाँ कई चुनौतियाँ होती हैं प्रशासन के समक्ष। सबसे बड़ी चुनौती तो होती है सुरक्षा की, और वो सुरक्षा एक तो मानवीय खतरे से सुरक्षा, कि कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी, कोई अपराधी किसी के साथ कुछ गलत न कर जाए, आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल न हो, ये एक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो और सभी हमारी जो एजेंसियां हैं वो अपने सुचारू रूप से काम कर रही हैं कि नहीं, सफाई वाला है तो वाहन उसका निकल रहा है कि नहीं, पुलिस वाला है तो अपनी ड्यूटी पे है कि नहीं, ये सारी बातों की मॉनिटरिंग हम उस कंट्रोल रूम से करते हैं। साथ ही जैसे बच्चों का खोना एक बहुत आम बात होती है, मेले में बच्चे का खोना, तो उससे हम लोग जो AI का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें फेस रिकग्निशन, जैसे कि बच्चे का फेस, माँ के साथ बच्चा है, बच्चे और माँ का एक जगह कहीं फ़ोटो अगर क्राउड में मिल जाए, पूछा जाए कि आप किस मार्ग से आए, किधर से आए, उधर की जो हमारी CCTV का फुटेज है वो देखा जाए, उसके बाद फेस रिकग्नाइज किया जाए कि माँ का चेहरा ये था, बच्चे का चेहरा ये है, और उसके बाद उस बच्चे को पूरे मेला क्षेत्र में AI के सहारे हम कैसे खोजेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। प्रयाग में जब इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा होने वाला है तो स्वाभाविक बात है कि विशेष रूप से हाइजीन को लेकर के, क्लीनलीनेस को लेकर के एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। उसमें प्रशासन तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। हमने अन्य नगर निकायों से भी अतिरिक्त मानव बल, मशीनें भी प्रयाग को दिया है, लेकिन साथ में मैं नागरिकों को भी आह्वान करता हूं कि आप भी अपने घरों को सजाएं, संवारें। पूरे नगर में दिवाली जैसा दृश्य दिखना चाहिए। गंदगी न करें, न होने दें। हमें स्वच्छ महाकुंभ करके दिखाना है। हमने पिछले महीनों में कई त्यौहार हमने जब इस बात पर फोकस किया कि हमें इसे स्वच्छ त्यौहार के रूप में मनाना है। जैसे अभी छठ का त्यौहार गया, आपने देखा होगा यहीं गोमती के किनारे जो नॉर्मली जो छठ के बाद जो दृश्य होता था और इस बार जो दृश्य था उसमें आमूलचूल आपको परिवर्तन फ़र्क देखने को मिला होगा। एकदम स्वच्छ घाट, स्वच्छ नदी, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण दिखा था। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 में
हम लोगों ने भव्यता के साथ दिव्यता और सुंदरता वाला भारत का उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ और वाराणसी का दर्शन कराया था, वैसे ही प्रयाग का भी हम पूरी दुनिया को दर्शन कराएंगे। बिल्कुल सर, और जाहिर तौर पर इस भव्य और दिव्य महाकुंभ को देखने के लिए पूरी दुनिया भारत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए और मैं न्यूज़ रूम पूरी में आने के दुनिया लिए। को आमंत्रित भी करता हूँ। जी। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण